नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम जीएस 1 लाख प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्राग मौर्य युगेन समाज एवं संस्कृति। इसी के साथ साथ हम लोग ये थोड़ा हमें लग रहा है कि एक पेज का ही चैप्टर है, तो इसी के आगे हम लोग उसी में मौर्य काल भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं आगे। इसमें सबसे पहले दिया गया है सामाजिक दशा। इसमें कि किस धर्मसूत्र में कहा गया है कि 10 साल का ब्राह्मण भी 100 साल के क्षत्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ है तथा उसे क्षत्रिय का पिता मानना चाहिए। किसमें कहा गया है? विष्णु धर्मशास्त्र में। किस धर्मसूत्र में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वह पुरोहित ब्राह्मण को 6 दंडों से मुक्त रखे? किसमें कहा गया है? गौतम धर्मसूत्र में। गौतम धर्म सूत्र में किन 6 दंडों की चर्चा की गई है जिससे कि ब्राह्मणों को मुक्त रखना चाहिए? कौन कौन से दंड है? शारीरिक यातना, कारावास, अर्थदंड अथवा जुर्माना, देश निष्कासन, अपमानित किया जाना, मृत्युदंड से। अब आगे दिया गया है कि स्मृतिकार ने पुत्र के उत्पन्न होते ही उसे पिता की संपत्ति में उसका अधिकार माना है। कौन माना है? विज्ञानेश्वर ने। किस स्मृतिकार ने अपने ग्रंथ दाय भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है? जीमूतवाहन ने। किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था? पुत्री को। दहेज या उपहार में प्राप्त स्त्री की निजी संपत्ति क्या कहलाती थी? स्त्री धन। निर्वसित यानी कि वर्जित और अनिर्वसित यानी कि अवर्जित सूदों का उल्लेख किसमें किया गया है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया है। प्रारंभिक स्मृतियों में ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा के संदर्भ में क्या कहा गया है कि शूद्रों से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आगे प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। अब आगे दिए गए हैं आर्थिक दशा। इसमें है कि द्वितीय नगरीकरण के प्रादुर्भाव के क्या कारण थे? तो कृषि का अधिशेष उत्पादन था, लौह उपकरणों से कृषि में उन्नति, शिल्प उद्योग धंधे का विकास, सिक्कों का निर्माण। अब आगे दिया गया है कि प्राग मौर्यकालीन संस्कृति में किस प्रकार के मृदभांडों का विकास हुआ था? तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड यानी कि एनबीपी, नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के। जातक ग्रंथों में कितने प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख किया गया? 18 प्रकार की श्रेणी का। विभिन्न व्यवसायियों को अपने अपने संगठन होते थे। इन संगठनों को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के पास किस तरह के अधिकार होते थे? कार्यकारी था न्यायिक, बैंक, नाप तौल, वस्तुओं के मूल्य, मजदूरी का निश्चय करना। आगे की श्रेणी संगठनों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी यानी कि श्रेष्ठी, ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। व्यापारियों के कारवां के नेता क्या कहलाते थे? सार्थवान। व्यापारियों के मार्गदर्शक का कार्य करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? थल नियामक। बड़े नगरों के श्रेणी प्रधान को क्या कहा जाता था? महाश्रेष्ठी। श्रावस्ती नगर के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी कौन था? अनाथपिंडक था। कौशाम्बी के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी कौन था? घोषक था। जेतवन था घोषिता राम विहार का निर्माण किसने करवाया था? घोषक ने करवाया था। अब आगे दिए गए हैं विविध। विविध में है कि पाणिनि कौन थे? ये थे व्याकरण विद्वान थे। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का विषय क्या था? व्याकरण था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित था? उड़ीसा में। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? विद्या और अध्ययन के लिए, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिपराहवा से। किस पुराण में कहा गया है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है, यहाँ भारत के वंशज रहते हैं? किस पुराण कहा गया है? ये विष्णु पुराण में कहा गया है। क्या यह कहना सत्य होगा कि भारतीय अपने इतिहास के प्रति जागरूक नहीं थे और ना ही उन्हें इतिहास लेखन का बोध था? ये असत्य है क्योंकि बहुत सारे इतिहास लिखे गए हैं प्राचीन काल में। अब आगे दिए गए सूत्र काल में ब्राह्मणों को किस वर्ण की कन्याओं से विवाह करने की अनुमति थी? ब्राह्मण से भी कर सकते थे वो, क्षत्रिय से, वैश्य एवं शूद्र वर्ण की कन्या से भी कर सकते थे विवाह। अब आगे दिए गए है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो समय था ये 322 लेकर 184 ईसा पूर्व तक है। ये प्राचीन इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
तो इसमें दिए गए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि पहले जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसमें दिए गए है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन सत्ता स्थापित किया था? कौन? मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था जिसने उसे शिक्षा दीक्षा देकर भारत का सम्राट बनाया था? चाणक्य ने बनाया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सभी कलाओं तथा विधाओं की शिक्षा कहाँ पर दी थी? तक्षशिला में। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के किस खेल को खेलते देखकर प्रभावित हुए थे जिसके परिणाम स्वरूप चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी से खरीद लिया था? राजकीलम खेल खेल रहे थे वो। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? 322 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पाटलिपुत्र में। सर्वप्रथम किसने भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब आगे दिए गए भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्पत्ति के संदर्भ में मत दिए गए हैं कई इतिहासकारों द्वारा और कई धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। इसमें है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस वर्ण का माना गया है? वृषल अथवा कुलहीन का। हेमचंद के परिशिष्ट वर्णन में चंद्रगुप्त मौर्य को किसका पुत्र बतलाया गया है? मयूर पोषक की मुखिया की पुत्री का पुत्र। क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति किस वंश की गई है? शूद्र वंश से। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बतलाया गया है? राजकुल से। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में विदेशी मत भी दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं कि एरियन था प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस रूप में वर्णित की है? एंड्रोकोटस के रूप में। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस रूप में वर्णित की है? सेंड्रोकोटस के रूप में। सेंड्रोकोटस था एंड्रोकोटस नामों का तादाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसने स्थापित किया था? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन यानी कि प्लूटार्क ने। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? जस्टिन ने। किन यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? जस्टिन यानी प्लूटार्क ने कहा था। किस इतिहासकार का कथन है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी? इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त था। किसने कहा है ये? जस्टिन ने कहा है। आगे दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। इसमें चाणक्य ने किस कार्य की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था? यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना, नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। चंद्रगुप्त मौर्य सर्वप्रथम अपना विजय अभियान किस क्षेत्र से प्रारंभ किया था? सिंध तथा पंजाब क्षेत्र से। सिंध तथा पंजाब विजय के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? मगध पर। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य किस नंद शासक को पराजित कर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? घनानंद को। किस यूनानी इतिहासकार ने उल्लेख किया है कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था? हिप्पियानस ने। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी विभाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष परास्त किया था? 305 ईसा पूर्व में। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य था सेल्यूकस के मध्य संधि की शर्तें इन दोनों के बीच में संधि भी हुई थी। उसकी शर्तें क्या क्या थी? शर्तों में थी कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अराकुसिया यानी कंधार, पेरोपनिसराई यानी काबुल, एरिया यानी खेरा तथा जड्रोसिया यानी कि मकरांतर प्रदेश दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसमें जो है कि एप्पियानस था स्ट्रेबो ने इसका विवरण दिया है। इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह की संभावना को सर्वप्रथम विंसेंट स्मिथ ने लिपिबद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी तरफ से 500 लड़ाकू हाथी जो है सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को अराकुसिया यानी कंधार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा जो भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में भी चंद्रगुप्त के सेल्यूकस से युद्ध तथा हेलेना से विवाह का विवरण मिलता है। किसमें? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार दिया गया है। इसमें एक जस्टिन के विवरण से पता चलता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक था।
संपूर्ण दक्षिण भारत में नहीं था। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दक्षिण में सिर्फ उत्तरी कर्नाटक था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सूरत था सोपरा तक तक का संपूर्ण प्रदेश जो है उसके साम्राज्य का अधीन था, यानी कि गुजरात तक। स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखक इसे पैरोपेंसस अथवा इंडियन काकेसस कहते हैं। आगे दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसमें किस मौर्य सम्राट ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस मौर्य शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह कौन सा अभिलेख है जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था? रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख जो है 150 ईस्वी में लिखा गया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यगुप्त वैश्य जो है सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था? गिरनार अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था। सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन नामक झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय के संदर्भ में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अशोक के अभिलेखों से तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से। भारत का वह कौन सा प्रथम साम्राज्य था जिसकी सीमा समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत थी? मौर्य साम्राज्य की। कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार जो है पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ा था विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में? वह कौन सा मौर्य राजा था जिसने अपने राज मुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में प्रवेश किया था? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? हेलेना था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस सार्वजनिक जैन मुनि का क्या नाम था? भद्रबाहु था। बृहद कथा, गाथा, सप्तशती, वासवदत्ता, मुद्रा राक्षस कृतियों में से किस कृति में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? मुद्रा राक्षस में। किस एक ग्रंथ में चाणक्य की उस योजना का विवरण मिलता है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? ये दिया गया है मुद्रा राक्षस में। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में तिथियों की जानकारी स्रोत कहां से प्राप्त होता है? यूनानी स्रोत से। चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों में क्या समानताएं थी? दोनों ने ही जैन धर्म ग्रहण किया था। अब आगे दिए कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। इसमें इतिहास में कौटिल्य को किन दो अन्य नामों से जाना जाता है? विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से। चाणक्य कहाँ के निवासी थे? तक्षशिला के। चाणक्य यानी कौटिल्य का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में। चाणक्य जो है किस शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य थे? तक्षशिला के। पुराणों में चाणक्य को क्या कहा गया है? द्विज द्विज रसव कहा गया है, यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर किस ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र की थी। कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? शासन के सिद्धांत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के संदर्भ में। अब दिए गए अर्थशास्त्र की विशेषताएं, ये परीक्षा पूछता है कि इसमें कितने अधिकरण है, कितने प्रकरण है। तो इसमें अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण था, 1800 प्रकरण है। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या जो है 4000 बतलाई गई है। प्रथम अधिकरण में राजस्व संबंधी विविध विषयों का वर्णन है। द्वितीय अधिकरण जो है नागरिक प्रशासन की विशेष विवेचना की गई है। प्रथम अधिकरण जो है राजस्व संबंधी विषय दिए गए हैं और द्वितीय में जो है नागरिक प्रशासन। तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरणों में दीवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख मिलता है। पंचम अधिकरण के अंतर्गत सम्राट के सभासदों एवं अनुचरों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख मिलता है। छठे अधिकरण में राज के सप्तांगों, स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष, मित्र के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। अंतिम 9 अधिकरणों में राजा की विदेश नीति, सैनिक अभियान तथा युद्ध में विजय के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, युद्ध तथा संधि के अवसर आदि विविध विषयों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।
या वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अर्थशास्त्र जो है मुख्यतः शासन की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित रचना है। किस पुरातत्वविद ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा था, उसका अध्ययन किया? कौन? आर शाम शास्त्री ने। अब आगे दिया गया है कि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न। इसमें है कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की तुलना किस भारोपीय विद्वान की पुस्तक से की जाती है? तो मैकियावेलीकृत प्रिंस से। राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात क्या था? तो अधिकतम वेतन जो था 48,000 पर से न्यूनतम 60 पर तक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय किसकी प्रशासनिक इकाई थी? 800 ग्रामों की। किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। वह कौन सी पहली पुस्तक थी जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कृषि के थे। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन का संबंध किससे था? फौजदारी न्यायालय से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित संस्था शब्द का संबंध किससे है? गुप्तचर व्यवस्था से। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी को क्या संज्ञा दी गई थी? लक्षणाध्यक्ष। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में उल्लिखित अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? मार्गों से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र में। किस विद्वान ने अर्थशास्त्र पर टीका लिखी है? भट्ट स्वामी ने। भट्ट स्वामी ने अर्थशास्त्र पर टीका किस नाम से लिखी है? प्रतिपदा पंच के नाम से। अर्थशास्त्र में पूरा विन्यास से स्पष्टता निर्दिष्ट होता है कि औद्योगिक एवं व्यापारिक वर्गों को कहाँ पर स्थान दिया गया था? नगर में विशिष्ट स्थान दिया गया था। कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थी शब्द से क्या तात्पर्य है? न्यायालय से। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ग के लोग जो है सम्मिलित होने चाहिए? क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण। कौटिल्य द्वारा राजा के संदर्भ में दिए गए सत्य कथन है कौन कौन से हैं? कि राजा को जो है सर्वशक्तिशाली होना चाहिए, राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए, जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस रखने चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कर संग्रहकर्ता को क्या कहा गया था? समाहर्ता। किसने कहा कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेनी चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र में वर्णित किया है कि मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज का एकाधिकार था। कौन? कौटिल्य के। अपने ऊपर आश्रित बच्चों में पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड के विधान की बात किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर से क्या तात्पर्य? एक आपात कर था। कौटिल्य के अनुसार सर्वाधिक ब्याज दर किससे वसूल किया जाता था? समुद्र मार्ग के व्यापारियों से। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राजा को क्या परामर्श दिया गया है? कि सभी के प्रति उदार होना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय के संदर्भ में न्यूनतम जानकारी प्राप्त होती है? व्यापार मार्ग के संदर्भ में। प्राचीन भारतीय राजनय के संदर्भ में कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का उल्लेख किया गया है? 7। इसके बाद दिया गया है मेगास्थनीकृत इंडिका। इसमें एक मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में 304 से 299 ईसा पूर्व तक रहा, यानी कि लगभग जो है 5 वर्षों तक रहा। भारत में रहकर उसने देखा सुना उसे इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज की इंडिका के अंश उद्धरण यूनानी रोमी लेखक एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी की रचनाओं में मिलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी यानी कि पशुपालक, व्यापारी यानी कि शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस यानी कि शिव तथा हेराक्लीज यानी कि किर्स की पूजा करते थे। पाटलिपुत्र की विशेषता भी दी गई है। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन इस प्रकार किया था कि यह 80 स्टेडिया यानी कि 16 किलोमीटर लंबा तथा 15 स्टेडिया यानी कि 3 किलोमीटर चौड़ा था। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर के चारों ओर एक ऊंची दीवार से घिरा था जिसमें 64 तोरण द्वार तथा 570 बुर्ज थे। नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां कार्य करती थीं। नगर के मध्य में चंद्रगुप्त का विशाल राज प्रसाद स्थित था। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एक पतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे।
इस प्रकार मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है स्पूनर महोदय को है। अब आगे दिए गए किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल का संबंध किस प्राचीन नगर से है? पाटलिपुत्र से। अब आगे दिए है इंडिका से संबंधित प्रश्न। इसमें है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? इंडिका करती है। भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं। उसके कुछ संस्मरण किसके वृत्तांतों में संरक्षित किए गए हैं? एरियन तथा डियोडोरस के। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर जो है एक समिति के द्वारा शासित होती थी, जिसमें सदस्यों की कितनी संख्या होती थी? 30। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किन यूनान एवं रोम यानी कि ग्रीको रोमन के लेखकों की कृतियों में बचे हुए हैं? टेसियस के, डायोडोरस के, सेल्यूकस के, स्ट्रेबो के। किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? पांड्य राज्य का। अब आगे दिए गए है बिंदुसार यानी बिंदुसार का जो एक नाम और मिलता है अमित्रघात। इनका समय था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। ये जो है चंद्रगुप्त के पुत्र थे। आगे इनके बारे में दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ था? बिंदुसार यानी कि अमित्रघात। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को किस एक अन्य नाम से संबोधित किया है? अमित्रों के डीज यानी कि अमित्रघात अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहासन यानी कि सिंहसेन। वायु पुराण में बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? भद्रसार। चीनी ग्रंथ फायुन चूलिन में बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? बिंदुपाल। मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने तक्षशिला में किसको भेजा था? अशोक को। सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसे राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था? डायमेकस को। मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिनका समय 285 से 247 ईसा पूर्व तक था, ने किसे अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था? डायनोसिस के। बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस से किन वस्तुओं की मांग की थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की। मौर्य शासक बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? खल्लाटक था। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार बिंदुसार के समय अवंती यानी कि उज्जैनी का उपराजा कौन था? अशोक था। बिंदुसार किस मत के अनुयायी थे? आजीवक मत के। इसके बाद है अशोक यानी कि प्रियदर्शी। इनका समय था 273 से 236 ईसा पूर्व तक। अशोक मगध साम्राज्य के सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? 273 ईसा पूर्व में। अशोक के सम्राट बनने के पश्चात कितने वर्षों बाद राज्याभिषेक हुआ था? 4 वर्ष बाद यानी कि 269 ईसा पूर्व में। अशोक के अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? देवनाम पी और एक नाम और मिलता है देवनाम पीतस्य। देवनाम पी यानी कि अशोक से क्या तात्पर्य है? कि देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अशोक वर्धन। अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से ग्रंथ हैं? बौद्ध ग्रंथ। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार था। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी था। अब आगे दिए कि अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जब जो है मेगास्थनीज आया था। अशोक को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? चंडाशोक यानी कि निर्दयी अशोक। अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा की माता का क्या नाम था? महादेवी। अशोक के पुत्र कुणाल की माता का क्या नाम था? पद्मावती था। अशोक के अभिलेखों में उसकी किस पत्नी के नाम का उल्लेख मिलता है? कारुआकी का। रानी कारुआकी के पुत्र का क्या नाम था? तीवर। अशोक के अभिलेखों में उसके किस पुत्र के नाम का उल्लेख मिलता है? तीवर। कल्हड़कृत राज तरंगणी में अशोक के किस पुत्र के नाम का विवरण मिलता है? जालौक का। अब आगे दिए गए अशोक का कलिंग अभियान। अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग से युद्ध किया था? 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में। कौटिल्य के विवरण से कलिंग के विषय में क्या सूचना मिलती है? तो कलिंग सूती वस्त्रों तथा हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। सम्राट अशोक अपने शासन काल में एकमात्र युद्ध लड़ा था, वह कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का विवरण
अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग विजय उपरांत मगध साम्राज्य का प्रांत बना लिया गया था। तत्पश्चात उसके 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए थे? उत्तरी केंद्र, इसकी राजधानी थी तोसली। दक्षिणी केंद्र की राजधानी जो थी जौगढ़ थी। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष की नीति त्याग कर किस नीति का अनुसरण किया था? धम्म घोष का। आगे दिए गए अशोक का साम्राज्य विस्तार। इसमें एक अशोक के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण किससे किया जाता है? अशोक के शिलालेखों से। आगे दिए गए अशोक के साम्राज्य में हिंदकुश एरिया यानी हेरात, आरकोसिया यानी कि कंधार तथा जड्रोसी राज सम्मिलित है। इसकी जानकारी अशोक के किन अभिलेखों से प्राप्त होती है? सावाजगढ़ी, मानसेरा, सरेकुना तथा लंघमान शिलालेख थे। अब आगे दिए गए अशोक के साम्राज्य की सीमा अभिलेखों द्वारा। तो क्षेत्र दिया गया, अभिलेख दिए गए हैं। क्षेत्र है पश्चिमी सीमा। तो पश्चिमी सीमा से जो संबंधित अभिलेख थे उसमें है सावाजगढ़ी, मानसेरा, सरेकुना, लंघमान शिलालेख थे। उत्तरी सीमा यानी कि हिमालय क्षेत्र में कालसी, देहरादून में था तथा रूमनदेव एवं निगलियोआ के स्तंभ लेखों से। दक्षिणी सीमा पर कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? ब्रह्मगिरी, मास्की, जटिंग, रामेश्वरम, सिद्धपुर लघु शिलालेख से। इसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र से जो है सुपारा शिलालेख से जानकारी मिलती है। गिरनार गुजरात जो है जूनागढ़ अभिलेख से। उड़ीसा क्षेत्र का धौली जौगढ़ अभिलेख से। अब आगे दिए गए हैं नोट में दिया अशोक के द्वितीय शिलालेख से अशोक के दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से? चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी। 13वें शिलालेख में अशोक के सीमावर्ती राज्यों की सूची इस प्रकार मिलती है: यवन, कंबोज, गंधार, रठिक, भोजक, पितनिक, आंध्र, नाभक, नावपक्ति, परमिदस आदि। अब आगे दिए गए अशोक की परराष्ट्र नीति। इसमें एक अशोक के राज दरबार में किस मिस्र शासक ने अपना राजदूत भेजा था? टालमी फिलाडेल्फस ने। सम्राट अशोक अपने किस शिलालेख में राजत्व संबंधी विचार व्यक्त किया है? 6ठे शिलालेख में। सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है, सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं है। मैं जो कुछ पराक्रम करता हूँ वह इसलिए कि ऋण से मुक्त हूँ। अशोक के इस कथन का विवरण जो है किस शिलालेख में मिलता है? 6ठे शिलालेख में। अब आगे दिए अशोक के संबंधित प्रश्न दिया गया है। अशोक की एक अन्य उपाधि क्या थी? धर्मराज की। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? अशोक ने। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक के उपरांत किस मौर्य शासक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? दशरथ ने। अशोक का शासन अन्य किस शासक के साथ समानता रखता है? टालमी द्वितीय। अशोक के शासन काल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? धर्म महामात्र। श्रीलंका के उस राजा का क्या नाम है जो अशोक का समकालीन था? देवनाम प्रीतिस। अशोक के समकालीन शासक थे कौन? सीरिया का थिरोज, फिलाडेल्फस का टालमी, मेसिडोनिया का एंटिगोनस गोनाटस और कुरेनी यानी कि सीरियन का मग था। किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के। आगे की अशोक और बौद्ध धर्म। इसमें एक सिंघली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक शासन के कितने वर्ष बाद बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी? 4 वर्ष बाद। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो निग्रोथ नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक जो है पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था? मोगल पुत्र तिस के। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? उपगुप्त ने। अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की थी? 10 वर्ष बाद। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के पश्चात अशोक के जीवन में क्या परिवर्तन हुए थे? अहिंसक था, सदाचार का पालन करना, मांस भक्षण त्याग दिया, राजकीय भोजनालय में मारे जाने वाले पशुओं की संख्या कम कर दी गई, धर्म यात्राओं को प्रारंभ कराया। अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी? 20 वर्ष बाद। अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलियों में किस स्तूप का निर्माण करवाया था? कनक मुनि, जो कि एक पौराणिक बुद्ध का स्तूप है। अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? भाब्रू से, जो कि बैराट राजस्थान में है। इसके जो है लघु शिलालेख से मिला था। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध
मत के संदर्भ में क्या अभिवादन किया है? बुद्धम धम्म संघ का, यानी कि बुद्ध धम्म संघ का। बौद्ध धर्म के रक्षा के रूप में अशोक का उल्लेख किस लघु स्तंभ लेखों में मिलता है? सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में। किस लघु स्तंभ लेख में विवरण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी देता है? सांची के लघु स्तंभ लेख में। अशोक बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे स्पष्ट होता है? देवनामपरी की उपाधि से। इसके बाद है अशोक का धम्म। इसमें एक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की थी उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है। अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण क्या था? अशोक की धम्म नीति थी। अशोक के धम्म नीति की विशद परिभाषा किस बौद्ध ग्रंथ में दी गई है? राहुलोवाद सूत्र अथवा सिगालोवाद सूत्र, जो कि दीघ निकाय में है। अशोक के किस स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है? दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में। अशोक के इस स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करता है कि कियम चु धम्मे, यानी कि धम्म क्या है? ये जो है दूसरे स्तंभ लेख एवं सातवें स्तंभ लेख में। अशोक के किस शिलालेख से धम्म मंगल की जानकारी प्राप्त होती है? 9वें शिलालेख से। अशोक के किस शिलालेख से धम्म दान की जानकारी प्राप्त होती है? 11वें शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा की गई है? 13वें शिलालेख में। अब आगे कि अशोक की धम्म यात्रा। इसमें है कि अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अशोक के धम्म यात्रा का क्रम जो है बोध गया, उसके बाद कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। दिव्यावदान था BS स्मिथ के अनुसार अशोक की धम्म यात्रा का क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती था कुशीनगर, यानी कि जो है कुछ मतलब स्पष्ट नहीं है। अशोक ने कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई थी? 256 रातें। अशोक ने अपने राजाभिषेक के कितने वर्षों बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी? 13वें वर्ष में। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म महामात्र की। साम्राज्य के किन उच्चाधिकारियों को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने लगाया था? व्युष्ट, राजयुग, प्रादेशिक था युक्त को। धर्म प्रचार के लिए व्युष्ट, राजयुग, प्रादेशिक था युक्त नामक पदाधिकारियों की जानकारी किस स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? 3 एवं 7 स्तंभ लेख से। व्युष्ट, राजयुग, प्रादेशिक, युक्त जैसे उच्च पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा जो है कितने वर्षों में करते थे? प्रति 5वें वर्ष। अशोक द्वारा नियुक्त धम्म महामात्रों का क्या कार्य था? तो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच के द्वेष भाव को समाप्त करना तथा धर्म की एकता पर बल देना। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु दूत भेजे थे। इन दूतों का विवरण किन अभिलेखों से प्राप्त हुआ है? दूसरे तथा 13वें शिलालेख से। अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में किन दक्षिणी भारत के राज्यों का विवरण मिलता है? चोल, पांड, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रप्रति यानी कि लंका की। अशोक के 13वें शिलालेख में किस 5 यवन राज्यों का उल्लेख मिलता है जहां पर उसने धर्म प्रचारक भेजे थे? कौन कौन से राज्य थे? सीरिया, मिस्र, मेसिडोनिया, मग, सिरेन। बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ हेतु भेजे गए भिक्षु महावंश धर्म प्रचारक दिया गया है, और जहां पर वो गए थे, जहां पर उनको भेजा गया था उस देश का नाम भी दिया गया है। तो मनजंतिक कहाँ गए थे? कश्मीर था गांधार गए थे। महारक्षित यवन देश, मंजिम हिमालय देश, धर्मरक्षित अपरांतक, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महादेव महिषमंडल जिसमें मैसूर अथवा मंधाता आता है, रक्षित बनवासी यानी कि उत्तरी कन्नड़, सोंत था उत्तर स्वर्णभूमि भेजे गए थे। महेंद्र तथा संघमित्रा कहाँ गए थे? लंका में गए थे। इसके बाद दिए गए श्रीलंका के शासक टिस्स को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? महेंद्र ने। श्रीलंका के शासक टिस्स ने अशोक की कौन सी उपाधि धारण की थी? देवनाम पी की। अब आगे दिए गए है अशोक की धार्मिक नीति। इसमें अशोक ने अपने साम्राज्य में किस धार्मिक नीति का अनुसरण किया था? धार्मिक सहिष्णुता की। किस शिलालेख में अशोक अपनी धार्मिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें क्योंकि वे सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं? ये कहा गया है 7वें शिलालेख में। अशोक ने किस स्थान पर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं निर्मित करवाई थी? बराबर की पहाड़ियों में, जो कि गया जिले में है। अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? कल्हड़ के राज तरंगड़ी से।
अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों तथा धार्मिक मतों की सार वृद्धि की बात कही गई है? 12वें शिलालेख में। इसके बाद है अशोक के अभिलेख। इसमें दिए गए हैं अशोक का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? अभिलेखों से। अशोक के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं? 40 से अधिक अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को किस विद्वान ने सर्वप्रथम उद्वाचन किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किस वर्ष किया था? 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। शिलालेख, स्तंभलेख है, गुहलेख। अब आगे दिए गए हैं बृहत शिलालेख। इसमें है कि प्राप्त स्थल दिया गया है, उसकी स्थिति दी गई है, खोजकर्ता दिए गए, वर्ष दिया गया है। तो प्राप्त स्थल में शाहबाज गढ़ी का जो शिलालेख है उसकी स्थिति है पेशावर पाकिस्तान में। खोजकर्ता कौन थे? जनरल कोट 1836 ईस्वी में। मनसेहरा का शिलालेख हजारा पाकिस्तान में। खोजकर्ता कनिंघम है और समय जो 1889 ईस्वी। कालसी का शिलालेख देहरादून उत्तराखंड में। खोजकर्ता इसके फॉरेस्ट हैं और वर्ष 1860। गिरनार का जूनागढ़ गुजरात में। खोजकर्ता कर्नल टाट, वर्ष जो है 1822। धौली तोसली का शिलालेख जो है पूरी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। खोजकर्ता इसके किट्टो हैं, वर्ष जो है 1837 में। जौगढ़ जिसको समापक के नाम से भी जाना जाता है, ये है गंजाम उड़ीसा में। इसके खोजकर्ता थे वाल्टर इलियट। कब? 1850 ईस्वी में। इर्रगुडी का कर्नूल आंध्र प्रदेश। खोजकर्ता अड़ू घोष, समय जो है 1829। सुपारा पालघर पूर्व में जो है थाना यानी ठाणे महाराष्ट्र में। खोजकर्ता इसके भगवान लाल, वर्ष 1889। इसके बाद है लघु शिलालेख। रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश से। सासाराम का जो शिलालेख है बिहार से। भाबरू बैराट का जयपुर राजस्थान से। मास्की का जो है रायचूर कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग कर्नाटक से। सिद्धपुर का अभिलेख जो है शिलालेख ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। जटिंगरामेश्वर ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। इर्रगुडी का शिलालेख कर्नूल आंध्र प्रदेश से। गोईमठ मैसूर कर्नाटक से। पालकी गुंडू कर्नाटक से। राजुल मंडगिरी कर्नूल कर्नाटक से। अरौरा का मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। नोट दिए गए मास्की गुजरा नेतुर था उडेगोलम के लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अब आगे दिए गए सप्त स्तंभ लेख। इसमें है कि सप्त स्तंभ लेख सम्राट अशोक को वे राजाज्ञाएं अथवा प्रज्ञापन है जिनकी संख्या है और जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इसके बाद है दिल्ली टोपरा। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर खिजराबाद जिले में टोपरा नामक स्थान पर गड़ा हुआ है। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक इनका शासनकाल था द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसके बाद नोट दिया गया है कि इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक की लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस स्तंभ लेख पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं जबकि अन्य पर केवल 6 ही मिलते हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इनका वाचन कर अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया था। इसके बाद जो दूसरा है दिल्ली मेरठ का, यह भी पहले मेरठ में था तथा बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसके बाद लौरिया राज है, ये जो है बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ यह भी चंपारण जिले में ही है। रामपुरवा का चंपारण बिहार में। प्रयाग यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। अब आगे दिए गए हैं लघु स्तंभ लेख। इसमें अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अब आगे दिया भी गया है लघु स्तंभ लेख। इसमें प्राप्ति स्थल भी दिया गया है, स्थिति भी दी गई है, कहाँ पर स्थित था वो, खोजकर्ता और वर्ष। सांची का जो सांची का स्तंभ लेख है ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। खोजकर्ता वर्ष इसमें नहीं दिए गए हैं। सारनाथ का स्तंभ लेख वाराणसी उत्तर प्रदेश में। खोजकर्ता आर.एल. स्टाइन, वर्ष 1905। कौशाम्बी का स्तंभ लेख जो है इलाहाबाद के समीप। खोजकर्ता कैप्टन बर्ट 1834 में। रुमिनदेई का स्तंभ लेख नेपाल के तराई में स्थित और खोजकर्ता फ्यूरर, वर्ष 1895 ईस्वी में। निगलिवा का ये जो है निगाली सागर नेपाल की तराई में स्थित है। खोजकर्ता इसके फ्यूरर हैं, वर्ष 1895 में। आगे दिए गए सांची सारनाथ लघु स्तंभ में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी था प्रयाग स्तंभों को रानी कारुवाकी ने दान दिया था जिसके कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है।
अब आगे दिए गए अशोक के अभिलेख के संदर्भ में विशेष तथ्य इसमें है कि अशोक के शिलालेख अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टी फैंथलन ने। टी फैंथलन ने अशोक के अभिलेखों की खोज कब की थी? 1750 ईस्वी में। किस श्रीलंकन प्रशासनिक अधिकारी ने सर्वप्रथम प्रियदर्शी प्रियदर्शी की पहचान अशोक के साथ की है? जॉर्ज टर्नर ने। अशोक के मास्की लघु शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बीडल महोदय ने। अशोक के अभिलेखों में कुल कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 4। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक था ग्रीक यानी कि यूनानी। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत यानी कि अर्धमागधी। अशोक के किस अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है? मानसेरा था शाहबाजगढ़ी अभिलेख में। अशोक के किस अभिलेख में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है? लंगमान से प्राप्त 2 लघु शिलालेख में। अशोक के किस अभिलेख में एक साथ द्विभाषिक लिपि का प्रयोग किया गया है? सरेकुना लघु शिलालेख में, जो कि कंधार में पाया गया। सरेकुना लघु शिलालेख में किन 2 लिपियों का प्रयोग एक साथ किया गया है? ग्रीक, यूनानी तथा अरमाइक लिपि का। अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि का एक साथ प्रयोग किया गया है? इद्रगुडी अभिलेख, आंध्र प्रदेश में। अशोक के प्रथम शिलालेख की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें जो है पशु बलि का निषेध किया गया है। पशु बलि निषेध की बात अशोक के किस शिलालेख में की गई है? प्रथम शिलालेख में। अशोक के किस शिलालेख में 2 प्रकार की चिकित्सा का विवरण मिलता है? द्वितीय शिलालेख में। धम्मनीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? चतुर्थ शिलालेख से। प्रतिवेदकों द्वारा प्रजा के कार्यों की सूचना अशोक को देने का विवरण किस शिलालेख से प्राप्त होता है? छठा शिलालेख से। सभी प्रजा मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ का विवरण अशोक के किस अभिलेख से मिलता है? ये प्रथम पृथक कलिंग लेख में मिलता है। मीनार जरीन यानी कि स्वर्ण मीनार या स्वर्ण स्तंभ के नाम से किस स्तंभ लेख को माना जाता है? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख से। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे सुंदर तथा सुरक्षित स्तंभ लेख माना जाता है? लौरिया नंदरगढ़ स्तंभ लेख से। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर। वह कौन सा स्थान है जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? अनुराधापुर, श्रीलंका से। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि थी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में सतकथन है कि इन पर जो है बढ़िया पालिश की गई है, ये अखंड है तथा स्तंभों का शैफ्ट जो है शुंडाकार है। किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणे अशोक यानी कि राजा अशोक लिखित है? कंगन हल्ली से। वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ में। किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने के दृष्टि अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अभी तो अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसके अभिलेख मिला है? अशोक के। अशोक ने अपने किस शिलालेख में करारोपण के बारे में बात की है? रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख में। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही देश है? सोगौरा ताम्रपत्र। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर। अशोक के रुम्मिनदेई स्तंभ लेख के विषय में सतकथन है कि यह लुम्बिनी में स्थित है, जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया था। उसमें वहां के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया था, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में। अशोक के किस शिलालेख से धर्म विजय की जानकारी प्राप्त होती है? 13वां शिलालेख में। अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? 11वां और 12वां और 13वें में, यानी कि 3 जो है शिलालेख थे उसी में इसका उल्लेख मिलता है। आगे दिए गए अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? शाहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा में। अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पित्रोत विचार का उल्लेख मिलता है? प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में। अशोक के किस अभिलेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? धौली और जौगढ़ से। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? 12वां शिलालेख में। अशोक ने अपने किस शिलालेख में अटवी जातियों का उल्लेख किया है? 13वें शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ प्राप्त हुआ है? रामपुरवा से। बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? भाब्रू
लघु शिलालेख में। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का क्रम क्या है? अश्व है, सिंह है, हाथी और वृष है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख मिलता है? रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख में। किस स्रोत या स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? अशोक का 13वां शिलालेख में। मौर्य शासक अशोक ने किन स्तंभ अभिलेखों का शीर्ष जो है सिंह का है? सारनाथ का है, सांची का है, कोल्हुआ का, लौरिया, नंदनगढ़ का है। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है धम्म का विवरण था सारांश प्रस्तुत करता है? 11वां शिलालेख। अशोक के किस अभिलेख में इसिलिया नामक नगर का उल्लेख किया गया है? सिद्धपुर अभिलेख में। मौर्य काल में अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सौगौरव ताम्र अभिलेख जो कि गोरखपुर में है, और महास्थान अभिलेख जो कि बोगरा जिला बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। अशोक के जीवों के वध निषिद्ध की सूची किस स्तंभ लेख से मिलती है? 5वें स्तंभ अभिलेख से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद राजकों को न्यायिक था दंडात्मक अधिकार सौंपे थे, जो पहले मूलतः राजस्व अधिकारी था? 26वें वर्ष यानी कि चतुर्थ स्तंभ लेख में। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का विवरण प्राप्त होता है? महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। किस अभिलेख में अशोक का भी अभिलेख पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? चतुर्थ स्तंभ लेख में। इसके बाद स्तूप है, तो स्तूप की जो चर्चा मिलती है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक ने। किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सांची। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूपों का। किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुए हैं? कंगनहल्ली से। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? अशोक ने। काकना दबोट महाविहार कहाँ स्थित था? सांची में। सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 था महास्तूप कहा गया है, का आंतरिक भाग ईंटों द्वारा निर्मित है। किसके काल में बना था? अशोक या अशोक के काल में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। इसके बाद है गुहा लेख। इसमें अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के निवास के लिए कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? कर चौपड़ गुफा जो है, और सुदामा गुफा, इसके बाद विश्व झोपड़ी गुफा। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के संदर्भ में सतकथन है। इसमें है कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। इसके बाद है मौर्यकालीन प्रशासन। इसमें दिए गए अशोक के अभिलेखों से हमें निम्नलिखित प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं। जैसे अशोककालीन प्रांत दिया गया है, उदीच यानी कि उत्तरापथ, इस प्रांत की राजधानी जो है तक्षशिला थी। इसके बाद है अवंती प्रांत, इस प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत, इस प्रांत की राजधानी तोसरी थी। दक्षिणापथ, इस प्रांत की राजधानी जो है सुवर्णगिरी थी। इसके बाद है प्राच या प्राची, इस प्रांत की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी। आगे दिए गए मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड। केंद्र सम्राट होता था। प्रांत का जो प्रांतपति होता था कुमार या आर्यपुत्र होते थे। मंडल जो अधिकारी होते थे, इसके प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा या प्रादेशिक होते थे। विषय में विषयपति या स्थानिक। स्थानीय में 800 ग्रामों का समूह। द्रोणमुख में 400 ग्रामों का समूह। खारोटिक में 200 ग्रामों का समूह। संग्रहण में संग्रह का अधिकारी गोप होता था। यह 10 ग्रामों का समूह था। ग्राम में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, इसका प्रमुख ग्रामणी होता था। नोट में दिया गया है कि उपर्युक्त प्रांतों में से उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र तथा प्राच्य प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही विद्यमान थे। मौर्यकालीन प्रांतों के राज्यपाल प्रायः राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। कभी कभी अन्य योग्य व्यक्ति को भी राज्यपाल बनाया जाता था। आगे दिए गए मौर्य युगीन प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें कि मौर्य शासन व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की अवधारणा किस प्रकार की थी? लोक कल्याणकारी राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण सूचना कहां से प्राप्त होती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका से। मौर्य सम्राट अपने कार्यों का संपादन किसकी सहायता से करते थे? अमात्य, मंत्री तथा अधिकारियों की सहायता से। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? तीर्थ। अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों का विवरण दिए गए हैं? 18। अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्यक्षों का विवरण मिलता है? 27। अलग अलग पुस्तकों में संख्या जो है 26 एवं 28 भी मिलता है।
आगे दिए गए अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ तीर्थ दिए गए, संबंधित विभाग दिए गए। मंत्री पुरोहित जो है प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होते थे। समाहर्ता में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सन्निधाता में राजकीय कोषाध्यक्ष, सेनापति जो होता था युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालक होता था। कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। मंत्रिपरिषदाध्यक्ष मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रधान निरीक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल जो था देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक होता था। नागरिक जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला था। आज्ञाओं को लिपिबद्ध कराने वाला प्रधान अधिकारी होता था। दवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। अंतर्वसिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। आटविक जो था वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके बाद है अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष अध्यक्ष दिए गए हैं, संबंधित विभाग दिए गए हैं। पर्याध्यक्ष जो होता व्यापार था वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। सूराध्यक्ष शराब व मदिरा का अध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष पूजन खाने का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष जो वेश्याओं का निरीक्षक होता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। कुप्याध्यक्ष जो होता था वन संपदा का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। कोष्ठाराज्ञ अध्यक्ष जो होता था कोष्ठागार का अध्यक्ष होता था। आयुधगार अध्यक्ष आयुधगार का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। लवणाध्यक्ष नमक अधिकारी होता था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष था। सोनाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष। गो अध्यक्ष पशुधन विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। विविधाध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष होता था। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। मानाध्यक्ष दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष महालेखा विभाग का अध्यक्ष। हस्ताध्यक्ष हाथियों का अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष घोड़ों का अध्यक्ष था। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। नोट में दिए गए अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्षों तथा उनके कार्यों की एक लंबी सूची मिलती है। संभवतः इन अध्यक्षों को ही यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। आगे दिए गए अशोक के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी दिए गए हैं, अधिकारी दिए गए हैं और कार्य दिए गए हैं। अधिकारी में युक्त हैं। इनका जो कार्य था यह जिले में राजस्व वसूल करने तथा उसका लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। कौन युक्त था? रज्जुक यानी कि राजुक। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त था। प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा था। धम्म महामात्र इसका कार्य था विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना तथा राजा और उसके परिवार के सदस्यों से धम्मदान प्राप्त करना और उसकी समुचित व्यवस्था करना होता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। स्त्री अध्यक्ष यह महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। ब्रजभूमिक यह पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी था। नोट में दिए गए अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। अशोक के 12वें शिलालेख में किन 3 पदाधिकारियों के नामों का विवरण प्राप्त होता है? धम्म महामात्र, स्त्रा अध्यक्ष महामात्र तथा ब्रजभूमिक। अशोक के अभिलेखों में अंत महामात्र नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। उसका कार्य क्या था, क्या कार्य था? तो सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म का प्रचार करना। सैन्य व्यवस्था दी गई है। तो मौर्य सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? चतुरंग बल पे, यानी कि इसके जो है 4 प्रकार की थी सेना। अश्व थे, उसमें गज थी, रथ और पैदल सेना थी। मौर्य सैन्य व्यवस्था में सेनापति को कितना वार्षिक वेतन दिया जाता था? 48,000 पर वार्षिक वेतन था। मेगा सीरीज के इंडिया में मौर्य सैन्य प्रबंधन की कितनी समितियों का विवरण प्राप्त होता है? 6 समितियों की। इसके बाद दिए गए सैन्य समिति दिए गए, कार्य दिए गए हैं। प्रथम समिति में जो है जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय समिति में यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय समिति में पैदल सैनिकों की व्यवस्था। चतुर्थ समिति में अश्वारोही सेना की व्यवस्था। पंचम में गज सेना की व्यवस्था। छठी समिति में रथ सेना की व्यवस्था। चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी कौन था होता था? नायक। मौर्य काल में युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों की देखरेख कौन करता था? नवाध्यक्ष। सीमांत प्रदेशों की दुर्गों की रक्षा कौन सा अधिकारी करता था? अंतपाल। मौर्य न्याय व्यवस्था दी गई है, तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? कठोर थी। मौर्य काल में किस तरह का न्यायिक दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, अंगभंग, कारावास एवं जुर्माना जैसे दंड। मौर्य काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सम्राट। आगे दिए गए मौर्य न्यायालय, इसमें न्यायालय दिए गए हैं और न्यायाधीश दिए गए हैं। तो धर्मस्थी यानी कि दीवानी न्यायालय जो न्यायाधीश होता था उसका जो उसको व्यवहारिक कहा जाता था। कंटक शोधन यानी कि फौजदारी न्यायालय, इसका जो अध्यक्ष था प्रतिष्ठा। नगर व्यवहारिक यानी कि नगर व्यूहालक नगर का न्यायाधीश होता था। अर्थशास्त्र में इसे और व्यवहार कहा गया है। मेगस निजकृत इंडिका में एग्रोनोमोई को जिला अधिकारी कहा जाता था तथा नगर अधिकारी को एस्टोनोमोई कहा जाता था। नोट दिए गए ग्राम सभा का न्यायिक कार्य ग्रामणी करता था। इसके ऊपर संग्रहण, दौड़मुख, स्थानीय एवं जनपद न्यायालय होते थे। आगे दी है गुप्तचर व्यवस्था, इसमें है कि मौर्य काल में गुप्तचर विभाग एक पृथक आमात्य के अधीन रखा गया था जिसे महामात्याप सब कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। संस्थान जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे, संचरा भ्रमण करके गुप्तचरी करते थे। मौर्य काल में गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी जिसे अर्थशास्त्र में रक्षण कहा गया है। नोट दिए गए यूनानी लेखों द्वारा गुप्तचरों को निरीक्षक तथा ओवरसियर्स कहा गया है। अब आगे दिए गए नगर प्रशासन, इसमें है कि मौर्य युग में नगर का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। इसके लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा पूर्व मुख्य कहा जाता था। मेगास्थनीज ने इंडिया में पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पांच पांच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसी में आगे दिए मौर्यकालीन नगर प्रशासन की प्रमुख समितियां दी गई हैं। समिति दी गई, उनके कार्य भी दिए गए हैं। प्रथम समिति का जो कार्य था, प्रथम समिति द्वारा उद्योग शिल्पों का निरीक्षण किया जाता था। द्वितीय समिति द्वारा कि विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास था चिकित्सा का प्रबंध करती थी। तृतीय समिति जो थी इसका जो कार्य था जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति जो है नगर के व्यापार वाणिज्य का प्रबंधन करती थी। पंचम समिति द्वारा उद्योग निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति जो थी इसके द्वारा क्रय विक्रय वस्तुओं पर कर वसूल किया जाता था। आगे दिए गए ग्राम प्रशासन, इसमें है कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी क्या है, क्या कहलाती थी? ग्राम। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ग्रामणी। मौर्य काल में ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य कौन सा अधिकारी करता था? गोप। मौर्यकालीन ग्राम प्रशासक की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सोगावरा महास्थान अभिलेख से। अब आगे दिए गए मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति, इसमें पहला दिए गए कृषि। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जो है किस पर आधारित थी? कृषि पर। मौर्य काल में कृषि अर्थव्यवस्था को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? वार्ता। मौर्य काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे? गेहूं, जौ, चना, चावल, ईख, तिल, सरसों, मसूर, साग। मौर्य काल में लोग किन पशुओं का पालन करते थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, गधा, ऊंट, सुअर, कुत्ता। कौटिल्य ने भूमि के किन प्रकारों का वर्णन अपने अर्थशास्त्र में किया है? कृष्ट यानी कि जुती हुई, अकृष्ट यानी कि बिना जुती हुई, स्थल यानी कि ऊंची भूमि का। अदेव मात्रक किस प्रकार की भूमि थी? वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। अदेव मात्रिक भूमि को क्या कहते थे? जिसकी सिंचाई जो है कृत्रिम साधनों से होती थी। मौर्य काल में सिंचाई सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा गया है? क्षेत्रक। मौर्य काल में दूसरे की भूमि पर कृषि कार्य करने वाले कृषक को क्या कहा जाता था? काश्तकार। मौर्य काल में कृषक के व्यक्तिगत भूमि से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? भाग। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त राजस्व क्या कहलाता था? सीता। मौर्य काल में भूमिकर की जो है दर क्या थी? 1/4 से लेकर 1/6 भाग। मौर्य काल में राजकीय भूमि की देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी कौन होता था? सीता अध्यक्ष। मौर्य काल में करों को एकत्र करना तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखना किस अधिकारी का कार्य था? समाहर्ता का। मौर्य काल में जनपद एवं ग्राम स्तर पर करों का कौन सा पदाधिकारी एकत्र करता था? स्थानिक तथा गोप। अब आगे दिए गए मौर्य काल के प्रमुख कर दिए गए हैं, कर दिए गए हैं और संबंधित विषय। सीता, तो इसका जो विषय था कि राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय। भाग, उपज का हिस्सा कृषक से लिया जाता था। हिरण जो है नगद कर था। बलि जो है यह भी राजस्व कर था।
सेतु बंधु सिंचाई प्रबंध के लिए लिया जाने वाला कर था। वृष्टि निःशुल्क श्रम बेकार था। प्रणय जो है आपातकालीन कर था। प्रवेश जो है आयात कर था, ये जो है 20% लिया जाता था। निष्काम निर्यात कर था। मौर्य काल में टैक्स छुपाने पर क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड। मौर्य काल में भाग एवं बलि क्या था? राजस्व कर था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? मार्ग निर्माण से। मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजस्व संग्रह करना, सिंचाई सुविधाओं का निरीक्षण करना, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप करना, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना था सड़कों की देखरेख से साथ। पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला किस तरह का जुर्माना था? यह सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में उद्योग एवं व्यापार, इसमें है कि मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य की स्थिति कैसी थी? उन्नति स्थिति में। मौर्य काल का प्रधान उद्योग क्या था? सूत कातना एवं कपड़ा बुनना। मौर्य काल में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? मदुरा, अपरांत, कलिंग, काशी, बंग, वत्स। इसके बाद दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें दिए दुकुल यानी कि श्वेत था चिकना वस्त्र तथा क्षौम यानी कि एक प्रकार का रेशमी वस्त्र, कौशे रेशमी वस्त्र का विवरण मौर्य काल में मिलता है। चर्म उद्योग भी उन्नति उन्नति स्थिति में था। एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख करता है। इसके बाद मौर्य काल का प्रमुख व्यापारिक संगठन दिया गया है। श्रेणी शिल्पियों का संगठन था। निगम जो है व्यापारियों का संगठन था। संघ जो है देनदारों महाजनों का संगठन था। सारथवा जो है व्यापारियों को कारवां का प्रमुख था। इसके बाद दिए गए विशेष तथ्य, इसमें है कि श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार 15% ब्याज दर पर दिया जाता था या लिया जाता था। कौन जो है? ब्याज। मौर्य काल में व्यापार जो है किन मार्गों से किया जाता था? स्थल एवं जल से। मौर्य काल में आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, साकाल एवं तक्षशिला। मौर्य काल में वाह व्यापार किन देशों के साथ होता था? सीरिया, मिस्र, फारस एवं अन्य पश्चिमी देशों के साथ। मौर्य काल में व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? बृहकच्छु जो है पश्चिमी भारत में था। ताम्रलिप्ति जो है पूर्वी भारत में था। मौर्य काल के प्रमुख उद्योग कौन से थे? व्यापारिक जहाजों का निर्माण। मौर्य काल में व्यापारी स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं पर कितना मुनाफा कमा सकते थे? 5% स्थानीय वस्तु पर, 10% जो है विदेशी वस्तु पर। मौर्य काल में मिस्र को किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? हाथी के दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंगनील जो है और लकड़ी। किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? व्यापार मार्ग पर। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में सत्कथन है कि वस्तुओं पर जो है 1/10 शुल्क निश्चित था। वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। आगे दिए गए मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग, इसमें है कि प्रथम मार्ग जो था उत्तरपथ कहा जाता था। इसका जो मार्ग था कि ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्पकलावती तक जाता था। इस मार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग जैसे नगर अवस्थित थे। दूसरा मार्ग जो था पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग में मिलता था। तीसरा मार्ग था दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, जिस पर महेशमती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित है। चौथा मार्ग जो था यह व्यापारिक मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। आगे दिया गया है मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था। इसमें दिया गया है कि मौर्य काल में व्यापार व्यवसाय किस माध्यम से किया जाता था? सिक्कों के माध्यम से होता था व्यापार। मौर्य काल में सिक्के किस धातु से बनते थे? सोना, चांदी, तांबे से। अब आगे दिए गए हैं कि मौर्यकालीन प्रमुख मुद्राएं, मुद्रा दी गई है, धातु दी गई है। निष्क एवं सुवर्ण, ये जो है सोना से निर्मित होते थे। इसके बाद कासापड़, पड़, धरण, ये चांदी से बने होते थे। मासक एवं काकड़ी तांबा से। मौर्यों की प्रधान राज की मुद्रा जो है पड़ थी। आगे दिया गया है कि चांदी के सिक्के पड़ को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था? रूप नाम से। मौर्य काल में तांबे का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था? काकड़ी। मौर्य काल की आहत रजत मुद्राओं पर किसकी छाप होती थी? मयूर, चंद्र, पर्वत की। पढ़ यानी कि चांदी के सिक्के क्या वजन होता था? ये जो होते थे 3/4 तोले के बराबर होते थे।
आगे दिए गए कि मौर्य काल में राजकीय टकसाल के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में मुद्रा परीक्षण अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? रूपदर्शक नाम से। अब आगे दिए गए कि मौर्यकालीन सामाजिक दशा। इसमें कि मौर्यकालीन सामाजिक संरचना के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, मेगसनीकृत इंडिका से, और रुद्रा दामन था अशोक के अभिलेख से। वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य को शूद्र का धर्म किस ग्रंथ में बतलाया गया है? अर्थशास्त्र में। किस धर्म में वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बतलाया गया है? गौतम धर्म सूत्र में। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। अब आगे दिए गए स्त्रियों की स्थिति। इसमें है कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। आगे है कि महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि मौर्य काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी तथा वे विवाह विच्छेद यानी कि तलाक कर सकती थी। यूनानी विवरणों से पता चलता है कि स्त्रियां जो है सम्राट की अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थी। अर्थशास्त्र में स्त्री के लिए असूरपस्या यानी सूर्य को न देखने वाली, अवरोधन तथा अंतःपुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। संभ्रांत परिवारों की स्त्रियां प्रायः घरों में रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। आगे है कि मौर्ययुगीन स्थापत्य एवं कला। पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? मौर्य के। मौर्य काल में मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर किस स्थान से प्राप्त किए जाता था? चुनार, मिर्जापुर से। पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच गई थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। स्मिथ ने यह टिप्पणी किसकी कला के विषय में कही थी? मौर्य। अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर किन ये पशुओं के चित्र उसके मिलते हैं? सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल के। मौर्य काल से संबंधित कौन सी मूर्त कलाएं हैं? यक्षी, पालवाहक, हाथी ढौली था रामपुरुआ का सांड शीर्ष स्तंभ। अब आगे दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें है कि मौर्यकालीन कला को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। पहला भाग था राजकीय कला यानी कि दरबारी कला था। इसमें दिए गए इसके अंतर्गत राज द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा, विहार, स्तूप। दूसरा जो था लोक कला। इसके अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया जैसे यक्षिणी की मूर्तियां तथा मिट्टी की मूर्तियां। आगे दिए है कि मौर्य युगीन स्थापत्य की विशेषता। तो निर्माण कार्य में पत्थरों को तराश कर प्रयोग किया जाता था। लौह अयस्कों का सादा हुआ प्रयोग, चमकदार पॉलिश ओप का प्रयोग, राजप्रसाद में लकड़ी का विशेष प्रयोग। नोट दिए गए परखम यानी कि मथुरा उत्तर प्रदेश से यक्ष की मूर्ति मौर्य कला का विशेष उदाहरण है। अब आगे दिए एक मौर्य स्तंभों के शीर्षों पर आकृतियां। इसमें है बासाड़ शीर्ष सिंह शीर्ष स्तंभ, संकीसा गज शीर्ष स्तंभ, रामपुरुआ का बिरसब शीर्ष स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष स्तंभ, रामपुरुआ सिंह शीर्ष स्तंभ, सांची चतुर्सिंह शीर्ष स्तंभ और सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ। आगे दिए है मौर्य युगीन भाषा एवं साहित्य। इसमें दिए कि मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली। अशोक ने अपने अभिलेखों को किस भाषा में उत्कीर्ण करवाया था? प्राकृत भाषा में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा था? तक्षशिला। अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किन 2 की लिपियों का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी था ब्राह्मी का। मौर्य युग की प्रमुख कृतियां थी कौन सी? कथावस्तु थी। ये जो है मोगलीपुत्र किसके द्वारा लिखित थी? कल्पसूत्र भद्रवाहु द्वारा। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा। आगे दिया गया है कि परवर्ती मौर्य सम्राट, इनका जो समय था 236 लेकर 184 ईसा पूर्व तक था। इसमें दिया गया है अशोक की मृत्यु 237 से 36 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसके बाद का मौर्य वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण है। विभिन्न स्रोतों से मौर्य वंश के 9 या 10 राजाओं का नाम मिलते हैं, जैसे पुराणों के अनुसार दिया गया है और दिव्यावदान के अनुसार। तो जो पुराणों के अनुसार नाम मिलते हैं, कुणाल बंधुपालित यानी कि कुणाल के जो पुत्र था, इंद्रपालित बंधुपालित का पुत्र था, दसोन बंधुपालित का पौत्र था, दशरथ अशोक का पुत्र था, संप्रति दशरथ का पुत्र था, सालिसूक देवधर्मन सत्य धनुष देवधर्मन का पुत्र था,
बृहद रथ। इसके बाद दिव्योदान के अनुसार जो नाम मिलते हैं, कुणाल संपत्ति कुणाल पुत्र था, बृहस्पति जो है संपत्ति का पुत्र था, बृषसेन बृहस्पति का पुत्र था, पूर्णधर्मन बृषसेन का पुत्र था, पूर्णमित्र पूर्णधर्मन का पुत्र था। अब आगे दिया गया है किस परवर्ती मौर्य शासक को जैन धर्म का संरक्षक कहा गया? दशरथ को। परवर्ती सम्राट दशरथ ने किस स्थान पर आजीविकों के लिए गुफाएं निर्मित करवाई थी? नागार्जुनी पहाड़ी पर, गया जनपद बिहार में। परवर्ती मौर्य सम्राट शालिशुक की उपाधि क्या थी? सुभग सेन। पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक किसे बतलाया गया है? बृहद्रथ को बतलाया गया है। किस परवर्ती मौर्य सम्राट को प्रज्ञा दुर्बल यानी कि बुद्धिहीन शासक कहा गया है? बृहद्रथ को। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की किस वर्ष हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया था? 184 ईसा पूर्व में। आगे दिए गया है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। आयुक्त था, निर्मल उत्तराधिकारी थे, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण था, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, आर्थिक था, सांस्कृतिक असमानताएं थी, प्रांतीय शासकों के अत्याचार थे, करों की अधिकता थी। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? कि अशोक के बाद जो है राजाओं का निर्बल होना, ये जो है मुख्य कारण था। इसके बाद दिए गए विविध, तो इसमें आगे दिए गए प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। अशोक अपने राजवंश से कितने वर्षों बाद कुछ प्राणियों की सूची जारी की थी, जिसमें उसने उन प्राणियों की हत्या करना प्रतिबंधित कर दिया था? 26वें वर्ष। वर्तमान नगर पालिका कौन सा कार्य जो है मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका कार्य था? मगध एवं सूतवर्क का। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। परवर्ती मौर्य सम्राट शुंग एवं कर्ण के संदर्भ में सतकथन है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और दूसरा जो है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तीसरा जो है जो कथन दिए गए, आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही क्रम क्या था? सबसे जो ऊपर होते थे प्रादेशिक, उसके बाद राजुक होते थे, उसके बाद जो है युक्त होते थे। कालियान यानी कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया है? कासवास ने। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा अपनाई नीति का संबंध है? किसके द्वारा अपनाई गई प्रथा का अनुकरण थी? हखामनी से। कौन सा एक स्थान जो है अशोक के साम्राज्य में दक्षिणी भाग का प्रशासकीय केंद्र था? सुवर्णगिरी। श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? कार्टियस ने। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का शासनभार दिया गया था? तक्षशिला एवं उज्जैनी का। वह कौन सा मौर्य राजा था जिसने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे दिए गए है कि क्लासिकल लेखकों का कालानुक्रम है, तो इसमें है सबसे पहले कौन आते हैं? नहीं, सबसे पहले आते हैं इसमें स्ट्रैबो। एरियन का जो समय था 36 बीसी से लेकर 16 बीसी तक, स्ट्रैबो को जो था 63 बीसी से 19 एडी तक, और प्लिनी का 23 एडी यानी कि 23 ईस्वी से लेकर 79 ईस्वी तक, और टालमी का 90 से लेकर 116 एडी यानी कि ईस्वी तक। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। आगे दिए गए कि मौर्य शासनकाल में पिंडकर किस प्रकार का कर था? तो एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर। किस एक ग्रंथ में चाणक्य की योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? मुद्रा राक्षस से। ये एवं लेखकों के अनुसार मौर्य राजस्व का कौन सा लक्षण था? तो राजा जो है सदैव सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा रहता था जो अंगरक्षक थे। राजाओं का प्रिय व्यसन आखिर था। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए पशु युद्धों का आयोजन किया जाता था। भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्ता पूर्वक गुण विवेचन किसने किया है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। वेदिका से घिरा वृक्ष का प्रतीक कहां से प्राप्त हुआ है? मौर्यकालीन आहत सिक्कों से। कौन से कारण मौर्य काल की भौतिक संस्कृति का आधार थे? तो लोहे का अत्यधिक प्रयोग, आहत सिक्कों का बाहुल्य, उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांडों की प्रचुरता, पकी हुई ईंटों का प्रयोग, वलय कूपों का प्रयोग।
आगे दिए गए कौन सा एक साक्ष्य अशोक की तिथि निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्य है? तो विदेशी राजाओं का उल्लेख करने वाले अशोक के अभिलेख, अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है। भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस से लड़ाई चलते रहने के बावजूद कैसे भी संकट के भाव से उद्विग्न जो है नहीं होते और उत्पीड़क नहीं होते। यह वक्तव्य किसका है? मेगास्थनीज का। आगे दिए गया है कि जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक के पौत्र संप्रत की द्वितीय राजधानी किस नगर में स्थित थी? उज्जैन में स्थित थी। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? इंडिका में। प्राचीन भारत में कौन सा व्यापारिक मार्ग सबसे लंबा था? तक्षशिला से लेकर ताम्र लिप्ति तक। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? अर्थशास्त्र में। किसका कथन है कि मौर्य काल में जहाज रानी पर राज का एकाधिकार था? ये जो है कौटिल्य का कथन है। आगे दिए है कि मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिला एवं गांव के बीच के स्तर से कर वसूलने के लिए जिम्मेदार था? गोप। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? मुगल पुत्र से। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपत संप्रदाय का प्रबल केंद्र किस स्थान पर स्थित था? मथुरा में। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किसके साथ किया जाता है? जौगढ़ से। किस यूनानी विद्वान ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण कर अधिकार प्राप्त किया था? प्लूटार्क ने। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को। सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? न्याय। राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह का दमन करने के लिए किस स्थान पर भेजा गया था? तक्षशिला। मौर्य शासक अशोक के संदर्भ में सतकथन है कि अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था। 5वें शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है। अशोक बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था। चाणक्य जो समुद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध मंत्री था, किस विश्वविद्यालय में अध्यापक था? तक्षशिला में। भारतीय लोगों के किस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की है? उच्च नैतिक स्तर की। मौर्य साम्राज्य में शांति और अनुशासन व्यवस्था का उल्लेखनीय तत्व क्या था? कि घरों में ताले नहीं लगाना। मौर्य युग में एक औसत व्यक्ति के सुखी रहने का क्या कारण था? कि सादा एवं विद्याप्य जीवन। शिलालेख जो समकालीन दस्तावेज होते थे उसकी विशेषता क्या होती थी? कि शिलालेखों में बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। यह कथन किस विद्वान का था? हरप्रसाद शास्त्री का। वह साक्ष्य कौन सा है जो अशोक के भातृ युद्ध की परंपरा को झुठलाता है? अशोक का चौथा शिलालेख। अभिधाम चिंतामणि नामक ग्रंथ में कौटिल्य के किन नामों का विवरण प्राप्त होता है? वात्सायन, मल्लिनाग, कुटिल, चाणक्य, द्रामिल, पच्छिल स्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल का। तो इस तरह हम लोगों का जो है मौर्य साम्राज्य वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब जो अगला चैप्टर है वो मौर्योत्तर काल है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।